हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पूरा थायराइड का सिंथेसिस, रिलीज़, उसका कंट्रोल और एंड में क्या पढ़ा था कि मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे। ठीक, अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने उस पाथवे में क्या क्या मैनिपुलेशन किए, क्या क्या बदलाव किए, कैसे कैसे ड्रग्स बनाए कि उससे अलग अलग मतलब बीमारी में हम उसको यूज़ कर पाए, है ना। तो ड्रग्स पहले समझ लेते हैं। तो एक मैं जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ थायराइड का, तो इस पर तुमको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा ड्रग एक्ट कर रहा है। ठीक, तो इससे तुम्हारे मैकेनिज़्म काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। पहला देखो, पहला क्या था यहाँ पे, याद करो। यहाँ पे था सबसे पहले सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, है ना। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को जो इनिबिट करता है, जो इसको इनिबिट करेगा, ठीक है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। इनमें कुछ एग्जाम्पल है, उनका नाम रखो याद। परक्लोरेट, ठीक है, फ्लोरोबोरेट और कभी कभी आयोडाइड भी करता है। ठीक, लेकिन ये क्या होते हैं, काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि आयोडाइड अंदर आ गया। आयोडाइड, इसको आयोडीन में, और इसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन। इसमें कौन एग्जाम ले रहा था? टीपीओ, थायराइड परऑक्सीडेज। थायराइड परऑक्सीडेज को कौन इनिबिट करता है? इसको इमिट करता है थायोएमाइड्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पीटीयू यानी पॉलीथायोयूरेसिल, और एक ड्रग है जो इसको इनिबिट करता है, उसका नाम है कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल। ठीक, अब हमने पढ़ा था उसके बाद ही ऑर्गेनिफिकेशन होगा, एमआईटी बनेगा, डीआईटी बनेगा, फिर उसके बाद T3 टीआईटी, टेट्राआईटी सब बनेगा। इसके बाद इसका क्या होता है? प्रोटियोलिसिस। उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा था? कौन सा? इनॉल एंडोपेप्टाइडेस, है ना, एंडोपेप्टाइडेस, थायोल एंडोपेप्टाइडेस, ठीक है ना। थायोल में सल्फर वाला, पेप्टाइडेस। इसको जो इनिबिट करते हैं वो हैं तुम्हारे आयोडाइड्स। कौन है? आयोडाइड्स। आयोडाइड जो हैं इसका कौन से? जैसे पोटेशियम आयोडाइड और ल्यूगल्स आयोडीन, LUGOLS, ल्यूगल्स आयोडीन। ठीक, और इसके बाद ये T3 T4 निकल गया। T3 T4 पेरिफेरली कौन सा एंजाइम था? 5D आयोडीनेस। ठीक, D5D आयोडीनेस क्या कर रहा था? T3 T4 को नहीं, T4 को T3 में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसको भी इनिबिट कर सकते हैं, इसको इनिबिट करते हैं। इसमें कुछ हैं तुम्हारे एग्जांपल, जैसे एक तो ये है PTU पॉलीथायोरासिल, एक है तुम्हारा बीटा ब्लॉकर, और है तुम्हारे क्या, ठीक है, PTU बीटा ब्लॉकर, हाइड्रोकॉर्टिसोन या स्टेरॉइड्स, ठीक, खासकर हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये सब क्या करते हैं? इस 5D आयोडीनेस को इनिबिट करते हैं। तो हम इन कैटेगरीज में सारे लगभग ये ड्रग्स पढ़ते हैं। और एक और होता है तुम्हारा, होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक, तो इस मैकेनिज़्म पे हम सारे के सारे ड्रग पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे मेन होता है ये थायोएमाइड्स। ठीक, तो शुरू करते हैं एक करके। ये थोड़ा सा रफ वो होता कि कहाँ पे क्या बाइंड करता है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं क्या? थायोएमाइड्स। थायोएमाइड्स, थायोएमाइड्स में दो ड्रग थे। एक था, दो ड्रग थे, कौन से? एक था PTU पॉलीथायोयूरासिल और एक क्या था? कार्बिमाजोल। ठीक ना, एक एक को समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी से समझ आ गया। क्या कर रहा था ये? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसको इनिबिट कर रहा था? TPO, थायरो परऑक्सीडेस। ठीक, यानी ये क्या करेगा? T3 और T4 के सिंथेसिस को कम करेगा। अगर ये कम करेगा तो इसको किस कंडीशन में दे सकते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म की, है ना,
चलो उसको समझेंगे। इसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट समझो। फार्माकोकाइनेटिक, सबसे पहला इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इसकी कम होती है। हाफ लाइफ कितनी है लगभग इसकी हाफ लाइफ होती है लगभग 1 से 1.5 घंटा। यानी तुमने खाया 1 से 1.5 घंटे में आधी हो गई दवा। तो अब मुझे बताओ इसको कई बार देना पड़ेगा दिन में, एक बार, कई बार? तो इसको देते दिन में 4 बार। TDS टेट्रा डोजिंग है इसकी, 3 से 4 बार। 3 मतलब 3 टाइम्स ट्राई है ना। क्यू होता तो 4 टाइम्स है ना। तो TDS डोजिंग की इसकी हमने। और इसको क्या करते हैं, अगर इसका मेटाबॉलिज्म करना है, मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? लीवर में। लीवर में क्या हो रहा है इसका? ग्लूक्रोनिडेशन। अगर ग्लूक्रोनिडेशन हो रहा है लीवर में, अगर ये ज़्यादा दे दिया मैंने तो लीवर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो लीवर डैमेज होगा, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक, तो ये होगा कुछ फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका यूज़। ठीक, तो यूज़ क्या क्या होगा वो समझो। यूज़ हमने क्या कहा? T3 T4 को कम कर रहा है। एक और चीज़ करता है ये, मैंने बताया था 5D आयोडीनेस को इनिबिट करता है, उसमें एक एग्जांपल ये था। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है? इनिबिट किसको कर रहा है? 5D आयोडीनेस। ठीक है, अच्छा यूज़ समझो। यूज़ क्या क्या हो सकता है? T3 T4 को कम करना है, यानी उस कंडीशन में देंगे जिसमें T3 T4 बढ़ा हुआ है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म। और क्या हो सकता है? ग्रेव्स डिजीज़ में दे सकते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, और कहाँ दे सकते हैं? मतलब और जैसे तुम्हारे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है या थायरोटॉक्सिकोसिस है, जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक, इसमें दे सकते हैं। और किस में दे सकते हैं? ये सब मतलब हाई कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि सिंथेसिस बढ़ रहा है T3 T4 का। ठीक है, एक और कंडीशन होती है, इसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म यानी कि मतलब पूरा स्टॉर्म, भवंडर आया T3 T4 का पूरे, उसमें इमरजेंसी कंडीशन होती है। T3 T4 बहुत ज़्यादा लेवल में है, ठीक है ना, ब्लड में। तो इस कंडीशन में ये PTU तुम्हारी है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, और कहाँ देते हैं? देखो इसमें इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, प्लाज्मा बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, प्लाज्मा में प्रोटीन है तो उसके साथ ही आसानी से बाइंड कर लेता है PTU। अब सोचो अगर ये PTU, जैसे ये प्रोटीन है, इससे ये PTU बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे फीटस है, अब ये आ रहा है PTU, तो अब ये क्या है? प्रोटीन के साथ बाइंडेड है। तो अगर ये प्रोटीन के साथ बाइंडेड है तो क्या प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब जब नहीं कर पाएगा तो यानी बच्चे पे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन में? प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में भी कब? जब सबसे ज़्यादा खतरा होता है बच्चे को नुकसान होने का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब हाँ 3 महीना शुरू का। ठीक, तो प्रेगनेंसी में दे दिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक, और क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कम है पासेज, और मतलब अगर पासेज हो जाए बच्चे को नुकसान करे उसको क्या कहते हैं? टेराटोजेनेसिटी। ठीक, इतना हो गया, यूज़ हो गया, फार्माकोकाइनेटिक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका साइड इफ़ेक्ट। ठीक, साइड इफ़ेक्ट है ना, ये कटा था। साइड इफ़ेक्ट, पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है? यहीं पे बताया था, हिपैटोटॉक्सिसिटी। और क्या हो सकता है? फॉरेन बॉडी है, थायोएमाइड है, तो क्या करा सकता है? हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एलर्जी। और क्या करवा सकता है?
एक ये चीज़ होती है, पढ़ लो ऐसे रट लो, इसका ये समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवा सकता है। और क्या करवा सकता है? अगर लॉन्ग टर्म में देंगे तो कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन ला सकता है। और कोई है? हाँ, लॉन्ग टर्म में देंगे तो क्या करता है, जॉइंट्स में पेन करवा सकता है, इसको कहते हैं आर्थ्रैल्जिया, आर्थ्रैल्जिया और लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक। तो पीटीयू सबसे मेन ड्रग है। अगर थायराइड, एंटी थायराइड, एंटी थायराइड, एंटी थायराइड, तो 90% केस में कौन सा ड्रग पूछेगा कोई? पीटीयू, 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 ठीक है, या फिर थायरामाइड, ठीक। और ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये इसके, ये है प्रेगनेंसी में देते हैं यूज़, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद दूसरी ड्रग पढ़ते हैं, वो है तुम्हारी कार्बिमाजोल, ठीक। सेकंड है कार्बिमाजोल, ठीक है। कार्बिमाजोल जो है एक्चुअली ये होता है प्रो ड्रग, है ना, ये क्या है? प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग। तो ये कन्वर्ट होता है तुम्हारे एक एक्टिव मेटाबोलाइट में जिसको कहते हैं मेथीमाजोल, मेथीमाजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, इनिबिशन ऑफ टीपीओ, थायरो परऑक्सीडेस, यानी कि T3 T4 को क्या करेगा? कम करेगा, पहली चीज़। मैं अब फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट देखो, तो ये क्या होता है, पीटीयू से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लगभग 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव। पहली चीज़, 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन पीटीयू, पॉलीथायोयूरासिल, ठीक ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो टी हाफ है लगभग 6 घंटा होता है। अब 6 घंटा है तो बताओ इसको ज़्यादा देंगे या कम देंगे? ज़्यादा देंगे, यानी 12 घंटा तो चलेगी मिनिमम, तो ओडी डोजिंग एक बार दिन में, ठीक। और क्या करेंगे? ये फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करेगा तो फीटल क्या होगा? फीटल डैमेज, जिसको क्या कहते हैं? टेराटोजेनेसिटी। तो इसकी वजह से क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे होगा? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक। प्रेगनेंसी में भी कहाँ पे? खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर इमरजेंसी है तो मतलब सेकंड थर्ड में आप दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक। अच्छा, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। हाँ, यूज़ में क्या होगा? यूज़ में सबसे पहली चीज़ है तुम्हारा, ये देखो 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, तो यानी ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म का, हाइपरथायरॉयडिज्म कहाँ? इन जनरल पॉपुलेशन, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन है या अनप्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें तो ये दिक्कत नहीं है ना टेराटोजेनेसिटी की, वो तो फीटस में होती है ना, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो आसानी से जनरल पॉपुलेशन में यही हम कार्बिमाजोल या फिर मेथीमाजोल दे देते हैं, है ना, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद इसमें क्या है कि प्रेगनेंसी में कब दे सकते हैं? सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक। ये हो गया। और कहाँ दे सकते हैं? बाकी सब वही चिपका दो, ग्रेव्स डिजीज़ में दे सकते हैं। और कहाँ दे सकते हैं? और तुम्हारा दे सकते हैं टॉक्सिक नोड्यूल्स में, नोड्यूलर गॉइटर जो होता है उसमें दे सकते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें T3 T4 बनने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है इसका? साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ।
साइड इफ़ेक्ट है ना, साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा, सबसे पहला टेरेटोजेनेसिटी है ना, टेरेटोजेनेसिटी है मतलब बच्चे फीटल डिफेक्ट आएंगे ऑर्गन में। इसमें सबसे पहला होता है क्यूटिस एप्लेजिया, क्यूटिस मतलब स्किन, एप्लेजिया मतलब बनना। और क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, कोलिस्टैटिक जॉन्डिस मतलब सिवियर, जैसे नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें नॉर्मली जॉन्डिस पाई जाती है, जब जो शुरू के बच्चे होते हैं 8-10 दिन के, जॉन्डिस मिलेगा, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन अगर वो जॉन्डिस बहुत सिवियर हो जाए तो बच्चे की डेथ हो सकती है, तो वो उस कंडीशन में होता है कोलिस्टैटिक जॉन्डिस। तुमने सुना होगा मशीन में रखते हैं बच्चे को, वो इसीलिए रखते हैं कि जॉन्डिस किसी किसी में ज़्यादा हो जाती है, तो उसका एक कारण है कोलिस्टैटिक, लेकिन काफ़ी कम ही, रेयर ही है, इतना कॉमन नहीं होता, ठीक है। और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और हो सकता है तुम्हारा मैक्यूलोपैपुलर रैश, मतलब एलर्जी की वजह से मैक्यूलोपैपुलर रैश, ठीक है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमन है दोनों के, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, मैक्यूलोपैपुलर रैश, और हो सकता है ए ग्रैन्युलो, जो उधर था वही सेम है, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। और क्या हो सकता है, और तुम्हारा हो सकता है आर्थ्रैल्जिया और लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कार्बिमाजोल, ठीक। ये याद रखना, टेरेटोजेनिसिटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, साइड इफ़ेक्ट में टेरेटो, और ये कॉमन है, ठीक है, चारों। तो उसका भी याद कर लोगे तो इसका भी याद हो जाएगा। और लॉजिकल है क्योंकि फॉरेन ड्रग है तो बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी करा सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है तुम्हारा थायोएमाइड। इसके बाद जो बाकी हैं वो छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा था, तो ये हो गया है। और देखो ये तो हो गया, इससे पहले एक मैंने बताया था सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर ब्लॉकर है ना, उसमें वो बताया था मैंने, परक्लोरेट बताया था, आयोडाइड बताया था, है ना। तो उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक होता है, तो उसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट है तुम्हारा थायोलेंडोपेप्टाइडेस इनहिबिटर, ठीक है। हाँ, इनहिबिटर ऑफ थायोलेंडोपेप्टाइडेस, क्या, इनहिबिटर ऑफ थायोलेंडोपेप्टाइडेस, ठीक। इसमें क्या था एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड और ल्यूगल्स आयोडीन, ठीक। अब सोचो क्या कर रहा है, प्रोटियोलिसिस को इनिबिट कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनिबिशन ऑफ टीपी, थायोल एंडोपेप्टाइडेस, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, इनिबिट क्या हो जाएगा, प्रोटियोलाइसिस, यानी कि ब्लड में T3 और T4 क्या हो जाएंगे, कम। और सारा ये पूरा इकट्ठा कहाँ पे होगा, इंक्रीज स्टोरेज इन थायराइड, है ना। ब्लड में निकले कहीं तो इकट्ठे होंगे थायराइड में, है ना। अगर ये थायराइड में ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इकट्ठा होते रहेंगे, तो ये ड्रग ऐसी है कि ये ड्रग ना कभी कभी हाइपर थायराइडिज्म को भी एग्जैजरेट करा सकती है ना। खुद सोचो, थायराइड में जब आयोडीन इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब ये T3 T4, तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है कि वो एक लिमिट है ना उसकी भी, उसके बाद क्या करेगा, वो मैसिव रिलीज़ करना शुरू करता है T3 T4 की, या फिर क्या करेगा, इसी के पार्ट को डैमेज कर देगा, जिसको कहते हैं टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो क्या करवा सकता है, हाइपर थायराइडिज्म एग्जैजरेट करा सकता है, एग्जैजरेट, ठीक है। तो ये वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट है, ठीक। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, इसके बाद इसको क्या होता है, देखो इसको अब ये इतना अच्छा ड्रग है, मतलब क्या करते हैं कि अगर ऐसे दे दें तो ये तो काफ़ी रेयर साइड इफ़ेक्ट है,
लेकिन क्या है कि इसको एक और वजह जिसकी वजह से नहीं दिया जाता है कि जब इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या है, जो बॉडी है वो टॉलरेंस लेवल डेवलप कर लेती है। टॉलरेंस समझ रहे हो कि भाई पहले अगर 5 ग्राम में काम हो रहा था, अब नहीं होगा, 10 ग्राम देना पड़ेगा। 10 में हो रहा था तो 15 में होगा, है ना। तो टॉलरेंस लेवल डेवलप कर लेती, इसलिए कभी भी इसको, ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते भी हैं तो क्या करते हैं, देखो उसको समझो। इसको करेंगे ना अकेले, अगर सिंगल मोनोथेरेपी के तौर पे इसको यूज़ किया, मान लो मोनोथेरेपी, अगर मोनोथेरेपी की तरह यूज़ करेंगे तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट कराएगा, ये करा देगा। तो इसको हमेशा देते हैं कॉम्बिनेशन में, पॉलीथायोयूरेसिल के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये तुम्हारा आयोडाइड्स है ना, ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसका यूज़ क्या होगा, यूज़ हो सकता है जितने भी तुम्हारे हाइपरथायरॉयडिज्म के केस हो सकते हैं ना, जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, ग्रेव्स डिजीज़, फिर थायराइड स्टॉर्म, ठीक है, यहाँ सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें, ये क्या करवाता है, ये करवाता है इनिबिशन ऑफ वैस्कुलोजेनेसिस, यानी कि जो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में क्या है, वेसल्स, जो वेसल की सप्लाई होती है, वेसल सप्लाई, इसको कम करवा देगा। क्या कराएगा, वेसल्स के बनने को रोक देगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका साइज़ छोटा सा हो जाएगा। और अगर ये छोटा सा साइज़ हो गया तो इसका रिमूवल, इसका अगर सर्जरी से निकालें तो आसानी से निकाल लेंगे कंपेयर टू इसको, क्योंकि इसमें क्या है, बड़े बड़े वेसल्स, नर्व डैमेज होने का खतरा ज़्यादा है, यहाँ पे खतरा कम है। तो इसका एक और यूज़ क्या हो गया, इन प्रिपरेशन ऑफ थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी क्या देंगे, आयोडाइड्स, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं। पहला तो ये हो गया, एग्जर्बेट करा सकता है, कब, मोनोथेरेपी के तौर पे। एक साइड इफ़ेक्ट है इसका क्या, इंक्रीज आयोडीन एक्यूमुलेशन, ये भी बताया था मैंने। अगर आयोडाइड इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, I2 टॉक्सिसिटी करा सकता है, ठीक। और क्या करा सकता है, और कभी कभी कुछ केस में, रेयरली हाइपोथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है, थायरॉयडिज्म, ठीक है, क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म है कि T3 T4 को लेवल में कम कर रहा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है ना अगर T3 T4 कम होगा, ठीक। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, यूज़ हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, किसका, इसका। अब इसके बाद एक बचा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक, उसको कर लेते हैं और तुम्हारा लगभग कंप्लीट। नेक्स्ट तुम्हारा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है। देखो 2 टाइप के आयोडीन होते हैं, एक होता है आयोडीन 131, ठीक, एक होता है आयोडीन 126, ठीक। तो जो आयोडीन 131 है, इसको हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ डायग्नोसिस, इन थायराइड एब्लेशन, यानी कि थायराइड एब्लेशन, एब्लेशन मतलब डैमेज करना, किसको, डैमेज ऑफ थायराइड, ठीक है। हाँ, मतलब ये क्या करेंगे, इतना रेडियो एक्टिव है, ये क्या करेगा, जैसे तुम्हारा थायराइड है ना, अब थायराइड में जो ये तुम्हारा सिम्पोर्टर है, ये देखेगा तो नहीं ना कि कौन सा आयोडीन है, ये क्या करेगा, I131 को अंदर ले जाए, छोड़ देगा, I131, और ये I131 क्या करेगा फिर तुम्हारा, ये एमिट करेगा तुम्हारा बीटा पार्टिकल,
बीटा पार्टिकल, और ये बीटा पार्टिकल क्या करना शुरू करेगा, थायराइड को डैमेज करना शुरू करेगा, थायराइड पूरा डैमेज होगा। तुमने पढ़ा होगा अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। तो बीटा रेस क्या होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं और मतलब डैमेज कर सकती हैं सही से। मतलब फिर अल्फा होता है, अल्फा मोर पेनिट्रेटिंग है, बीटा कम पेनिट्रेटिंग है, ठीक है। और रेशियो होता है गामा जो होती है नॉन पेनिट्रेटिंग होती है, कम करती है, ठीक है, वो अलग रेशियो है। लेकिन हाँ बीटा जो है इसको डैमेज करता है। फिर ये चीज़ हो गई। तो अब सोचो अगर हम थायराइड को डैमेज कर रहे हैं तो कब देंगे, किस कंडीशन में, जब क्या हो, हाइपर थायराइडिज्म हो, है ना, कि बहुत बुरी हालत हो। तो यूज़ क्या क्या हो गया इसका, हाइपर थायराइडिज्म। और कहाँ पे दे सकते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक, यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा खुद सोचो। अगर ये डैमेज हो गया तो T3T4 कभी नहीं बनेगा, यानी लाइफ टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और तुम्हारा हो सकता है प्रेगनेंसी हो गया, थायरोटॉक्सिस हो गया, नोडुलर गॉइटर, बीटा रेस, ठीक। और एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों, क्या होता है कि जैसे ये क्या है कि ये सिर्फ आयोडीन है, आयोडीन 131, तो ये आसानी से क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। और प्लेसेंटा को एक बार क्रॉस किया तो फीटस को डैमेज हो जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक। और आयोडीन जो 126 है ये यूज़ होता है डायग्नोसिस में, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक छोटा सा मैंने बताया था क्या, 5D आयोडीनेस इनहिबिटर है ना, 5D आयोडीनेस इनहिबिटर, ठीक। इसमें क्या देते हैं, इसमें बेसिकली यही जो ड्रग हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन होता है। जैसे PTO इसको, पॉलीथायोरासिल इसको इनहिबिट करता है, स्टेरॉयड इसको इनहिबिट करता है, और बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ना बेसिकली 3 देते हैं हम मेनली, 2 का नाम मुझे याद है। एक होता है प्रोप्रेनोलॉल, एक होता है मेटाप्रोलॉल, और तीसरा होता है एटीनोलॉल। प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटीनोलॉल, ठीक। तो ये देते क्यों हैं, मतलब ये क्या है ना, इनको नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। क्यों देते हैं कि देखो खुद दिमाग लगाओ, ये क्या कर रहा है, T3T4 अगर ज़्यादा है बॉडी में तो हार्ट में क्या कराएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, BP बढ़ाएगा और एरिथमिया करेगा। तो हमको ये चीज़ कम करनी है ना, वरना हार्ट पेशेंट को खतरा हो सकता है। तो अगर इसको कम करने तो हम किससे कम करेंगे, बीटा ब्लॉकर से। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, हार्ट रेट कम और ये सब कम, क्या नाम, BP कम, एरिथमिया में भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक। 5D आयोडीनेस हो गया, ये हो गया। और इसके बाद एक चीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म, थोड़ा सा उसमें 2 ड्रग हैं, उसके बारे में बस बताना, फिर ख़त्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 और T4 क्या हो जाएगा, कम। अगर हमको कम है तो हम क्या करेंगे, बाहर से T3T4 दे देंगे। तो इसमें क्या है, हम देते हैं 2 दवा होती हैं मेन। सबसे मेन जो है ये है, कौन सी, लीवोथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन है, लीवो रोटेटरी है इसलिए लीवोथायरॉक्सिन, ठीक। लीवोथायरॉक्सिन जो होती है, पहली चीज़ है ये होती है T4 एनालॉग, यानी T4 जैसा वर्क करती है बॉडी में, ठीक। अब सोचो T4 है, T4 को पहले एक्शन करने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, T3 फिर एक्ट करेगा, यानी इतना ये प्रोसेस एक्स्ट्रा है। तो ये ज़्यादा देर तक शरीर में रहेगी, कम देर तक, ज़्यादा देर तक। तो ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग। और तुमने देखा भी हो कोई थायराइड का पेशेंट, उसको कहते हैं सुबह खाली पेट एक गोली थायरॉक्सिन की खा लेना, यानी कि OD डोजिंग है। OD डोजिंग है, कब देते हैं, मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, है ना, एम्प्टी स्टमक। ये लिख लेना, ये शायद इस पे नोट भी आता है हाइपोथायरॉयडिज्म पे कि भाई समझाओ इसका मैनेजमेंट समझाओ, या फिर इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो लीवोथायरॉक्सिन में ये चीज़ हो गई। और फिर इसके फिर
फर्दर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या, जैसे खुद सोचो, T3 T4 हम बहुत टाइम तक देंगे तो क्या क्या हो सकता है? अरिदमिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? वेट लॉस हो सकता है ना, मसल वेस्टिंग होगा, सब कुछ होगा, वेट लॉस हो सकता है, और रैशेज हो सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ बचता है क्या? ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या ना, जैसे ये जो साइड इफ़ेक्ट था और ये क्या नाम, अच्छा हाँ यूज़ बता दूँ। यूज़ क्या होता है? यूज़ तो यही हो गया, सबसे पहला किस में दे रहे हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो इसकी क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस किस में? हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो एबिलिटी है वो कितनी है? 80%।